गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 में साइंस चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेकर इससे आगे हूँ। इससे पहले एक क्लास हुआ था आप लोगों का, उसमें मैंने सेल का परिचय दिया था। उसमें हम लोग जाने थे कि किस तरह से बाई चांस रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया 1665 ईस्वी में, और किस तरह उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जो देखा उसका नाम रखा सेल। तब से हम लोग सेल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, किस प्रकार सेल के प्रमुख 3 स्ट्रक्चर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार सेल के भीतर और बाहर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ये सब हमने पहले क्लास में पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होता है, जो सिलेक्टेड मटेरियल को बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आने जाने की अनुमति प्रदान करता है। सभी प्रकार के मटेरियल को बाहर से भीतर या भीतर से बाहर मूवमेंट का परमिशन नहीं देता है। फिर हमने पढ़ा कि पदार्थों के कंसंट्रेशन लेवल में अंतर होने के कारण, कहीं कंसंट्रेशन अगर हाई हो, कहीं कंसंट्रेशन लो हो, तो कंसंट्रेशन 2 टर्मिनल पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण मटेरियल का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन। और वाटर मीडियम में जब डिफ्यूजन होता है, इसी को हम कहते हैं ओस्मोसिस। फिर इसी संदर्भ में, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के संदर्भ में सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। मान लीजिए कि सेल के बाहर का मीडियम और सेल के भीतर के मीडियम के कंसंट्रेशन में अंतर है, तो बाहर का मीडियम अगर हायर कंसंट्रेशन का है और भीतर का मीडियम अगर लोअर कंसंट्रेशन का है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके विपरीत सेल के भीतर का मीडियम अगर हायर लेवल पर है और बाहर का मीडियम अगर लोअर लेवल पर है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेल के भीतर कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल लेवल पर हैं, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हमने फिर इसके आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, किस प्रकार सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, किस प्रकार से यह सेल को अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, किस प्रकार यह सेल को एक डिफिनिट शेप प्रदान करता है। साथ ही हमने पढ़ा कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनका शेप डिफिनिट नहीं होता है, जैसे अमीबा, लेकिन प्रायः सेल मेम्ब्रेन सेल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। मनुष्य के शरीर में भी एक सेल होता है जिसका आकार बदलते रहता है। WBC हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक कंपोनेंट है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यह भी अपना आकार बदलते रहता है। इसी तरह से अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के सेल का एक चित्र दिया हुआ है। ये सेल अपने फंक्शन के अनुसार अलग अलग शेप के होते हैं। मतलब सेल का शेप और साइज उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। फंक्शन के अनुसार ही वे कहाँ ग्रुप्ड होंगे, कहाँ स्थित होंगे, और वे साइज और शेप में किस प्रकार के होंगे। इसी तरह से हमने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस के बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, ये 3 मेन हो गए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यूकैरियोटिक सेल से पहले जो सेल मटेरियल होता है, जिनसे सेल का जन्म होता है, सेल का निर्माण होता है, ऐसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और मैच्योर्ड सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसका बेसिक अंतर है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो
सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब कुछ भी स्पष्ट और डेवलप्ड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डेवलप्ड सेल मेम्ब्रेन होता है, एक डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जिसका अपना मेम्ब्रेन होता है। ये और इन दोनों के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उस साइटोप्लाज्म में तरह तरह के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल की आवश्यकता के अनुसार सेल के लिए अलग अलग प्रकार का रिएक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग पिछले क्लास में प्राप्त कर चुके थे। अब आज की कक्षा में उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।